रामगोपाल ने इसे सियासी खेल बता दिया है। उसके बाद बात करेंगे बिहार के हार पर। अखिलेश ने जहां एसआईआर पर ठीकरा फोड़ा, वहीं ओवैसी ने पलटवार कर पूछा है कि अखिलेश अपनी हार क्यों नहीं मान रहे। और फिर आपको बताएंगे बिहार में महागठबंधन की हार पर उत्तर प्रदेश में एसपी कांग्रेस गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं 2027 में सीट शेयरिंग पर दोनों दलों ने आपसी तालमेल की बात कही है। इसके साथ ही बताएंगे आतंकी उमर को भटका नौजवान बताने की इमरान मसूद के बयान पर कैसे सियासी घमासान मचा हुआ है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में बंद है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनकी जेल को बदला जा सकता है। वहीं एसपी नेता रामगोपाल यादव ने आजम के जेल जाने को बड़ी सियासी साजिश बता दिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि आजम खान ने अपने बेटे को विधायक बनवाने में जल्दबाजी कर दी और कानून का उल्लंघन किया, तो वहीं कानून का डंडा उन पर चल गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। एसपी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में हैं। सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 पैन कार्ड मामले में दोषी मानते हुए दोनों को 7-7 साल की जेल बदली जा सकती है। सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। आजम के बड़े बेटे अदीब ने जेल में जाकर अपने भाई अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की, हालांकि उन्हें आजम खान से नहीं मिलने दिया गया। आजम साहब से मिलने भी नहीं दिया। आप मुलाकात करने गए थे? मुलाकात करने गए, मिलने में परेशानी दे रहे हैं। अच्छा, नहीं, आपने मुलाकात करी? किससे करी? ठीक है, तब अब्दुल्ला से करी, बब्बा से मुलाकात होने भी नहीं दी। अच्छा। परेशान तो है ही परेशान। आप कुछ लेकर गए थे अपने साथ? बस यही है कि जब आजम खान के जेल जाने पर एसपी महासचिव राम गोपाल यादव ने इसे साजिश बताया है। आजम साहब के खिलाफ लगातार साजिश चल रही है, पूरा देश साजिश कर रहा है, बड़े लोग साजिश में शामिल रहते हैं, इसलिए जो फैसले देते हैं वे अलग से बात करो तो कहते हैं क्या करें, बहुत दबाव है, हमारी नौकरी मसले हो जाएगी करना। ये स्थिति हो गई जजों के ऊपर इतना कार्यपालिका का दबाव हो गया है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक फैसला नहीं दे सकते। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि आजम खान ने अपने बेटे को विधायक बनवाने में जल्दबाजी की और कानून का उल्लंघन किया, तो कानून का डंडा उन पर चला। आजम खान जी के मामले में तो कहना ये कि जैसी करनी वैसी भरनी। देश की न्यायपालिका में सबको विश्वास है और जिस प्रकार से आजम खान जी ने अपने बेटे को विधायक बनवाने में जल्दबाजी की, कानून का उल्लंघन किया, तो कानून का डंडा उनके ऊपर चला। बीजेपी का कहना है कि आजम खान ने जो गैर कानूनी काम किए हैं, कोर्ट उसी की सजा दे रही है, लेकिन एसपी इसे आजम खान के खिलाफ साजिश बताने में जुटी है, जिस पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और बिहार में एनडीए की बम्पर जीत पर अखिलेश यादव का कहना है कि 200 से ज्यादा सीटें आना ये बात हजम नहीं हो रही है, उन्हें अब बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा। अखिलेश के बयान पर ओवैसी ने पलटवार कर कहा कि अखिलेश को मान लेना चाहिए कि वो बीजेपी को हराने में इस बार भी नाकाम रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर विपक्ष की तरफ से बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि उन्हें एनडीए की डबल सेंचुरी हजम नहीं हो रही। नहीं, इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब सरकार को ही देना है और वो विपक्ष से पूछते हैं। घुसपैठिए आ गए, 11 साल से सरकार किसकी है? घुसपैठिए आए तो उन्हीं की सरकार में आए होंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर पलटवार कर कहा कि अखिलेश बीजेपी को रोकने में नाकाम रहे, लेकिन हार का ठीकरा एआईएमआईएम पर फोड़ रहे हैं।
अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले SIR की वजह से। कब तक बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहाँ है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अखिलेश पर दिए बयान पर राम गोपाल यादव का कहना है कि ओवैसी खुद हैदराबाद के CM क्यों नहीं बन जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, तुम्हें खुद बन जाए चीफ मिनिस्टर हैदराबाद में, हमें कौन सी एतराज है? वे क्यों नहीं बन पाते? अभी तक जो छोड़िए यार। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का कहना है कि बिहार में SIR हुआ, लेकिन कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आई। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये सारे के सारे लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते रहे हैं। ऐसे लोगों को देश की जनता, प्रदेश जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैनपुरी से SP सांसद डिम्पल यादव ने भी SIR और EC को बिहार में बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर बता दिया है। और एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये SIR इलेक्शन से ठीक 1 या 1.5 महीने पहले लाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें वोट जहां लोग के नहीं जुड़ पाए सही ढंग से और बहुत सारे वोट्स डिलीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रणाली का असर इन वोटों में दिखने को मिला है। और जो रणनीति थी बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की, वो इसमें कामयाब रहे। यूपी में SIR की प्रक्रिया चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में SIR फॉर्म भरा, तो CM योगी ने गोरखपुर में SIR फॉर्म भरा। वहीं SIR को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बिहार में एनडीए की जीत के बाद में अब उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन अभी से ही एक्टिव मोड में आता हुआ नजर आया। एसपी और कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। आखिर समाजवादी पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर 2027 का फॉर्मूला क्या रहेगा? यूपी में सीट बंटवारे पर कैसे एसपी कांग्रेस से डील करेगी, इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव के नतीजों ने यूपी की सियासी फिजा को पूरी तरह बदल दिया है। बिहार में विपक्ष की हार अब यूपी में एसपी कांग्रेस के समीकरण पर ग्रहण बन सकती है। कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस से अब यूपी में चर्चा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर एसपी कांग्रेस साथ आते हैं तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्योंकि बिहार चुनाव में कई सारी सीटों पर फ्रेंडली फाइट तक करनी पड़ी थी। हालांकि इन अटकलों पर एसपी का कहना है कि उनका गठबंधन मजबूत है। विरोधी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन है वो मजबूत है। हमने 2024 में भाजपा को हराया था और 27 में हम फिर मिलकर हराएंगे। सीट शेयरिंग पे समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से कुछ फैसला करेगा। प्रवक्ता के तौर पे मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिल के लड़ेगी, जैसे 2024 का लड़ा था और भाजपा को हराया था। 27 में भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यूपी के हालात अलग हैं। यूपी में एसआईआर का दुरुपयोग नहीं होने देंगे और एसपी के साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे। बिहार की परिस्थितियां और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। बिहार में एसआईआर का जो दुरुपयोग हुआ है, उत्तर प्रदेश में हम उस एसआईआर का कतई दुरुपयोग नहीं होने देंगे और हम एनडीए को यहां बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगे। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। हालांकि दोनों पार्टियां गठबंधन के मजबूत होने की बात लगातार कह रही हैं, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि उत्तर प्रदेश में जब 2027 के चुनाव होंगे तो सीटों के बंटवारे को लेकर एक बार संग्राम जरूर होगा। देखना ये होगा कि यूपी में सीट बंटवारे को कांग्रेस और एसपी कैसे डील करती हैं। कांग्रेस कई सारे जगहों पर अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पा रही है। ऐसे में सीट शेयरिंग के मामले में उनको सीमित रखा जाए। हालांकि बात जमीन पर कितनी सच साबित होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी अंदर खाने से इस तरह की आवाज़ बुलंद कर रही है कि सीट शेयरिंग में उनको हिस्सेदारी कम से कम रखी जाए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और दिल्ली ब्लास्ट की एक तरफ जांच तेज हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी संग्राम भी छिड़ा है। जांच एजेंसियों के बहाने इमरान मसूद ने सरकार पर निशाना साधा।
वहीं दूसरी तरफ मंत्री रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच की बात कह दी है। अब इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले की जांच जारी है तो सियासी तकरार भी थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में नए किरदार सामने आ रहे हैं तो सियासी कलेवर के साथ नए रंग भी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी और विपक्ष दोनों आमने सामने होते दिख रहे हैं। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए फिदायीन आतंकी उमर को भटका हुआ नौजवान बताया है। उन्होंने कहा कि शहादत इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन खुदकुशी करना नहीं। बेगुनाहों को मारना इस्लाम में नहीं है। खुदकुशी शहादत नहीं हो सकती। खुदकुशी इस्लाम के अंदर हराम है, और खुदकुशी कर रहे हो और इनोसेंट लोगों को अपने साथ मार रहे हो तो वो शहादत नहीं है। वो शहादत के दर्जे में किसी भी सूरत में नहीं आ सकता है। ये भटके हुए नौजवान है, ये भटका हुआ दिमाग है। भटका हुआ दिमाग इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं कर सकता। इस्लाम को पहले ऐसे लोगों को कुरान को पढ़ना चाहिए कि कुरान के अंदर क्या है। इमरान मसूद ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कस रहे कानूनी शिकंजे को लेकर आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है। तो दूसरी तरफ दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच जरूरी है। आप वो सारे इंस्टीट्यूशन क्यों बर्बाद करना चाहते हैं जहां से माइनॉरिटीज के बच्चे और खासतौर से मुसलमान के बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? आप जांच करिए, लेकिन जांच के अंदर ऐसी स्थिति मत करिए कि आप उसको तबाह करने पर उतारू हो जाएं। जांच के नाम के ऊपर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जांच के नाम पर यह संदेश नहीं होना चाहिए कि आप टारगेट कर रहे हो। आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट पर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग की बात से इनकार किया। दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड एक जो वीडियो उमर नाम के शख्स ने जारी किया है, और जिसमें उसने सुसाइड बॉम्बिंग को इस्लामी पर्सपेक्टिव से जायज़ करार देने की कोशिश की है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि मज़हब इस्लाम में सुसाइड बिल्कुल ही कतई तौर पर हराम है। और फिर ये बात बहुत पहले वाज़ेह की जा चुकी है कि मज़हब इस्लाम में किसी भी किसी भी बेकसूर शख्स को मारना या वायलेंस इस तरीक़े से फैलाना कतई तौर पर भी जायज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फरमाया है कि अगर किसी भी इंसान ने किसी भी दूसरे इंसान का नाहक कत्ल किया तो वह ऐसा है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। दरअसल दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉक्टर उमर का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की बात करता दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे जांच एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, वैसे ही ब्लास्ट को लेकर राजनीति भी चरम पर पहुंचने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब चलिए बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का रिहर्सल आज कार्यक्रम किया गया। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचे थे, जहां पर राम मंदिर ध्वजारोहण की तैयारियों को परखा है। देखिए। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का रिहर्सल। सीएम ने देखी तैयारियां। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की शुभ घड़ी आ चुकी है। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापना होगी। धर्म ध्वजा की स्थापना पीएम मोदी खुद करेंगे। 25 नवंबर के कार्यक्रम से पहले
आज धर्मध्वजा की स्थापना का रिहर्सल किया गया, जिसका मकसद साफ था कि जो भी खामियां बची होंगी उन्हें खत्म किया जाएगा। सभी मंदिरों में वो जाकर प्रार्थना करेंगे और विशेष रूप से उन्होंने आग्रह किया है कि सभी ऋषियों के उनके प्रार्थना के समय पूरी व्यवस्था पुजारी इत्यादि की होनी चाहिए। राम मंदिर पर धर्मध्वजा की तैयारियां कैसी हुई हैं, ये खुद सीएम योगी देखने के लिए अयोध्या पहुंचे। धर्मध्वजा की हर तैयारियों को सीएम योगी ने देखा। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। अपने इस दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी भी गए, जहां दर्शन पूजन किया और फिर रामलला के दर पर भी मत्था टेका। सीएम योगी ने रामलला की पूजा की। ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर के पूर्वाभ्यास का दौर जारी है और अभी मुख्यमंत्री के आगमन के बाद उनके सामने भी एक बार रिहर्सल फिर से किया जाएगा। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। साकेत महाविद्यालय परिसर में 3 अस्थायी हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। जहां हमारे पीछे आप महाविद्यालय की फील्ड देखेंगे, यहाँ पर 3 तरह के जो हेलीपैड हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी इस विशेष आयोजन के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। उधर एयरपोर्ट पर लगभग 40 से 80 चार्टर्ड विमानों के उतरने की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सीआईएसएफ के 100 अतिरिक्त जवान तैनात किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़ी संख्या में वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते यहां करीब 80 चार्टर विमानों के उतरने की तैयारी की गई है। राजनीति, उद्योग जगत और बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों को समारोह के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इनके चार्टर्ड विमानों से पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है और तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और वहीं गांधी मैदान में 2025 का शपथ ग्रहण खास होने वाला है। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं। अब ऐसे में शपथ ग्रहण को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी को बारीकी से देखा। सीएम नीतीश के साथ सम्राट चौधरी और तमाम आला अधिकारी गांधी मैदान में मौजूद थे। सीएम नीतीश 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार का शपथ ग्रहण कुछ खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। 20 नवंबर को पटना के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए यहां पर अभी मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य जो एनडीए घटक दल के बड़े चेहरे हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, इस वक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े, नितिन नवीन के साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में 10 साल के बाद होगा। इससे पहले साल 2015 में गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक हो, इसके लिए अधिकारी से लेकर मंत्री तक गांधी मैदान में डटे हुए हैं। बड़ा दिन होगा 20 नवंबर को नई सरकार के गठन का। उसकी तैयारियों की समीक्षा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था जो कर रहा है उसी का कोऑर्डिनेशन हम लोग भी देख रहे हैं। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के अतिथि कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे, उनका नाम भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस इस बार गांधी मैदान एक खास रिकॉर्ड का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि बड़े जनादेश का जश्न मनाने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही है। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कड़ी सुरक्षा में पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जहां नई सरकार शपथ लेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी। इसको लेकर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने आज नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर हिडमा और उसकी पत्नी को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों की ये कामयाबी नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई का अंतिम दौर मानी जा रही है। अमित शाह के प्लान के तहत कैसे नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर का नामो निशान मिटा है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2026-31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, मारा गया हिडमा, नक्सलवाद का खात्मा। एक करोड़ का नक्सली ढेर, आतिशबाजी जोरदार। इकतीस मार्च 2026 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट सेट किया था, सुरक्षा बल लगातार उसे पूरा करने में जुटे हैं। 2026-31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। हथियार डाल दीजिए, आप भी सरेंडर करिए, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारी कार्य योजना है और हम सरेंडर करें या न करें, इस देश को नक्सलवाद से मार्च 26 तक मुक्त करा देंगे। इस बीच उन्हें एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1 करोड़ का इनामी नक्सली मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गया। ये वो नक्सली था जिसके आतंक से कभी छत्तीसगढ़ में खौफ था। आज सुरक्षा बलों ने उसे भी मिट्टी में मिला दिया। इस बड़े नक्सली कमांडर के साथ उसकी पत्नी को भी ढेर कर दिया गया। हिडमा वही दहशत का नाम है जिस पर कम से कम 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप था।